सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लेवाइथन्स जो हैं वो हाइड्रा के अलग अलग बेसिस के ऊपर वहाँ पे हमला कर रहे हैं और वो किसी बॉक्स की तलाश कर रहे हैं और हमें नहीं पता भी था कि उस बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी लेवाइथन्स को ज़रूरत है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ चुके हैं कि वो इसके लिए हाइड्रा के हर एक फैसिलिटी को छान मार रहे हैं। और इसी तरह हमने देखा था कि वो लोग आखिरी बार जो है वहाँ पे गॉर्गन के पास उसकी फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो मौजूद होता है। लेकिन यहीं से हमने दूसरी तरफ देखा कि निक फ्यूरी जो है वो यहाँ पे क्वेक को अपने साथ एक नई फैसिलिटी के अंदर लेकर आए हैं जो कि शील्ड की है। और हमें पता चलता है यहाँ पे दरअसल कि यहाँ पे सिर्फ क्वेक की टीम नहीं बल्कि क्वेक की तरह यहाँ पे और भी दूसरी टीम्स हैं जिनको निक फ्यूरी ने बनाया हुआ है सिर्फ इसी मिशन के ऊपर। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से निक फ्यूरी हमें ये बता रहे होते हैं कि अब चीजें जो है बहुत ज्यादा आगे तेजी से बढ़ने वाली हैं और बहुत खतरनाक किस्म का तूफान आने वाला है। अब आगे तो इसी तरह हम लोग बेसिकली उसी नेमेसिस हाइड्रा शिपयार्ड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे रात के टाइम लेवाइथन्स के एजेंट आए हुए हैं गॉर्गन से मुकाबला करने के लिए। और गॉर्गन जो है अपनी गॉड किलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सारे के सारे लोगों से मुकाबला कर रहा होता है कि तुम्हें, और वो बोलता है कि तुम्हें अपने साथ एक आर्मी को लाना चाहिए था। तो वहीं से वो बोलता है उनका लीडर लेवाइथन्स का, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है लेकिन तब तक के लिए हम इतने ही काफी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सीधा यहाँ पे जो है गॉर्गन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि देयर आर प्लान्स विद इन प्लान्स, व्हील्स विद इन व्हील्स, द ओल्ड ऑर्डर जो है वो दोबारा अपनी लंबी नींद से जाग चुका है। हमारे मास्टर्स, उनको नॉलेज की भूख है इस नई दुनिया के बारे में। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसी तरह अपने टेंटिकल्स निकाल के सीधा गॉर्गन के मुंह में लगाता है ताकि उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन हम देखते हैं कि गॉर्गन वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और उसके टेंटिकल्स को काट देता है जिससे वो बहुत जोर से यहाँ पे चिल्लाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि गॉर्गन जो है उसका एक हाथ जमीन के अंदर काट देता है अपनी तलवार से और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस बारे में अच्छी तरीके से जान जाओ कि मैं हूँ गॉर्गन और मैं हूँ डेथ, और मेरे आने से हर इंसान जो है वो डर जाता है। तुम्हारे लेवाइथन मास्टर्स जो हैं वो मुझसे बहुत जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरने से पहले कुछ चीजें बताओ। लेकिन वहीं से उसका लीडर बोलता है कि हमारे पास वो लड़की मौजूद है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉर्गन जो है उसकी सर उसके धड़ से अलग कर देता है और चिल्लाता है कि वाइपर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉर्गन बहुत तेजी से भागना शुरू करता है मैडम वाइपर के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे दूसरे पल जब उन्होंने गॉर्गन को यहाँ पे उलझा के रखा हुआ था तो वहाँ पे जो दूसरे एजेंट्स होते हैं वो वाइपर को अपने साथ बिठा के उस जहाज में ले जा रहे हैं और वाइपर चिल्लाती है कि गॉर्गन। और हम देखते हैं कि गॉर्गन उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इतनी देर में वो अपना जहाज वहां से लेके आगे निकल जाते हैं। इस तरह हम कोलोराडो के अंदर दोबारा से शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि बेसिकली जेरी और योयो जो है वो आपस में अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं और वो बताती है कि तुमने जो अपना आइडिया दिया था कि मैं अपने घर वालों से जाके मिल लूँ तो वो बहुत अच्छा था, अब मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है और पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। और जेरी इसको यहाँ पे ड्राइविंग वगैरह सिखा रहा है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही हम एक प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जेरी जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे दरअसल जेरी बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कोई आम पेरेंट्स नहीं बल्कि वो खतरनाक किस्म के सुपर विलन्स हैं। तो योयो कहती है कि देखो रिलैक्स, मैं जानती हूँ कि किसी ना किसी के पेरेंट्स इस तरह की इविल होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उस वक्त जेल के अंदर है तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी मॉम की क्या कहानी है मुझे वो बताओगे तुम? तो जेरी बताता कि मेरा बाप बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं था, उसके पास शुरू में पावर्स नहीं हुआ करती थी लेकिन वो फिर भी एक कैदी रह चुका था और पैरोल के ऊपर वो जो अक्सर जेल से बाहर आया करता था और पूरा दिन घर पे बैठ के मेरी माँ का इंतजार किया करता था और उसके ठीक 1 साल बाद मैं पैदा हुआ था। तो योयो कहती है, ओ माय गॉड, मेरे ख्याल में मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, हमें यहाँ से शायद चलना ही चाहिए। लेकिन जेरी बोलता है कि नहीं, अगर अब मैं इस डोर के अंदर आ चुका हूँ तो मैं यहाँ से इस तरह मुंह फिर के नहीं जाने वाला हूँ, वो भी उसकी वजह से। तो योयो बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वहीं से योयो बोलती है जरा एक मिनट, तुमने बताया कि उस वक्त उसके पास पावर्स मौजूद नहीं थी और तुम उसके 1 साल बाद पैदा हुए हो, तो तुम्हारे पास फिर पावर्स आखिरकार किस तरह से आई? तो वहीं से वो जेरी बताता है कि कुछ सालों के बाद की बात है जब मेरा बाप जो है एक प्रिजन को ब्रेकआउट करके वहां से बाहर निकला था तो वो मेरी मॉम से मिलने के लिए दोबारा आया। उनके बीच दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई थी और मैंने उसको डिफेंड करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरे फादर ने जब मुझे टच करा तो आई गेस क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ तो इस वजह से जो उनकी एबिलिटीज थी वो मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो गई। मैं बेहोश हो चुका था और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाया था। तो वहीं से वो पूछती है योयो, तो और तुम्हारी मॉम का क्या हुआ फिर? तो कहता है कि मेरी मॉम वो तो उसी वक्त मर गई थी और मैंने हॉस्पिटल से निकलने के अगले दिन ही उसको दफनाया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे अगले पल जेरी के फादर उसके सामने आते हैं और कहते हैं द गुड ओल्ड डेज, हे बॉय, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम्हारी मदर के बारे में। मेरे ख्याल से जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो शायद उसकी कब्र पे जाके खोद के देखना पड़ेगा कि अभी भी वो अंदर मौजूद है कि नहीं, जस्ट फॉर द ओल्ड टाइम सेक्स। और इसी तरह जेरी बताता है कि योयो ये पीस ऑफ शिट जो है ये इसका नाम क्रशल क्रील है, द अब्सॉर्बिंग मैन, माय फादर। तो बेसिकली आज हमें इस बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जेरी इसकी टीम के अंदर मौजूद है निक फ्यूरी की, वो किसी और का बेटा नहीं बल्कि एक खतरनाक किस्म के सुपर विलन का बेटा है जो कि अब्सॉर्बिंग मैन है। अब अब्सॉर्बिंग मैन कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही पुराना ओल्ड विलन है जो कि ज्यादातर हल्क का ही दुश्मन रहा है।
लेकिन इसके पास बेसिकली यही पावर्स होती हैं कि ये किसी भी चीज को छूता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर लोहे का छूगा तो उसका हाथ लोहे का बन जाएगा, अगर लकड़ी का छूगा तो लकड़ी का बन जाएगा, जिस तरह बेन 10 के अंदर केविन 11 का कैरेक्टर था। तो इसी वजह से जेरी के पास भी कुछ इसी तरह की पावर्स आई हैं। अब हमारी कहानी यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा टाइम जब मार के 6 साल पहले चली जाती है एक हाइड्रा के वैंकूवर बेस के अंदर, जहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी को जो है रिक्रूट किया गया है किसी अननोन काम के लिए, जिसके बारे में उस लड़के को भी नहीं पता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन वो बताती है कि तुम्हें जो है एक स्पेशल किस्म के प्रोग्राम के लिए चूज किया गया है और इसके अकेले तुम ही कैंडिडेट हो। तो कहता है कि वाओ, तो कहती है वाओ इंडीड, तो अब हम तुम्हें यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए एक अपनी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि तुम अपना काम वगैरह वहाँ पे समझ सको और आगे की तुम्हारे जो काम है तुम्हें वहीं पे करने को मिलता रहेगा। और इसी तरह देखते हैं कि वो उस आदमी को वहाँ पे एक जहाज में बिठा के आगे की तरफ ले जाते हैं और इसी तरह देखते हैं कि वो लोग सीधा वहाँ से जो है आसमान से समंदर के अंदर कूदते हैं, क्योंकि इनका जो ये बेस है द हाइव वो इस वक्त समंदर के अंदर मौजूद था। और इस बेस को हमने कुछ एपिसोड्स पहले भी देखा था कि ये रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही इसको जो है उड़ाया गया है। लेकिन इस आदमी को बेसिकली यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट या किसी काम के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं। और इसी तरह वो आदमी वहाँ पे बोलता है कि हेलो, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? यहाँ पे मेरे साथ हो क्या रहा है? हेलो, कोई मौजूद है यहाँ पे? तो इसी तरह हम देखते हैं कि बैरन वॉन स्ट्रकर और यहाँ पे जो है क्रैकन आपस में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। तो बैरन पूछता है कि आखिरकार तुमने इसको चूज क्यों किया? ये फ्लैग था जब हमने इसको हासिल करा। तो क्रैकन बताता है कि इसके व्हाइट ब्लड सेल्स वो कम है बॉडी के अंदर और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये हमारा प्रोसेस इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। इसके पास IQ लेवल भी 70 के अराउंड है, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है। तो वहीं से बैरन पूछता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो क्रैकन कि ये काम कर जाएगा? तो कहता है कि हमने सक्सेसफुली जो है पैरासाइट्स को इंजीनियर कर दिया है ताकि वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर सके स्ट्रकर, लेकिन अभी तक हमारे पास ये एबिलिटी लैक करती है कि पूरे मैकेनिज्म के ऊपर उसका कंट्रोल हासिल करना वो अभी तक नहीं कर पा रहा है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो भी अभी तक हमारे पास आया है। देयर आर कंसर्न्स, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। तो वहीं से स्ट्रकर बोलता है कि ठीक है और बताओ मुझे। तो कहता है कि ये पॉसिबल है कि वो चीजें जो है वो इवॉल्व कर सकती हैं। हो सकता है कि जब वो पैरासाइट होस्ट के साथ मिले तो वो एक 3rd या 4th वेरिएशन म्यूटेशन भी बना सकता है। तो इसलिए जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद ही हम इसके सही रिजल्ट्स पता चल पाएंगे कि इससे क्या होगा और क्या आगे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जरा देखो, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ प्लांट्स ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर से अंडे जैसी चीजें निकल रही होती हैं और उसमें से वो चीजें जो निकल के उसकी बॉडी के ऊपर चिपक रही होती हैं। तो वहीं पे स्ट्रकर बोलता है कि ये तो काफी दर्दनाक लग रहा है, इसमें कितना वक्त लगेगा? तो कहता है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस बारे में बात करते हो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तो फौरन ही शुरू हो चुकी है, लेकिन हायर बॉडी फंक्शंस को स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होती है और उसको ट्रांसफॉर्म होने में प्रॉपर्ली काफी टाइम लग सकता है। तो पैरासाइट जो है वो इस बॉडी को बिल्कुल ऐसा बना लेगा जैसा वो उसका अपना घर हो और इसके लिए उसको अपनी तरफ से वो एडजस्ट भी करेगा। इसका नर्वस सिस्टम जो है और हायर ब्रेन फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही काबू में आना शुरू होंगे। तो स्ट्रकर पूछता है लेकिन फिर भी इसमें कितना वक्त लगेगा आखिरकार? तो कहता है कि इसमें सालों का वक्त लग सकता है। तो पिछले हमने एपिसोड में जो हाइड्रा के अजीबोगरीब एजेंट्स देखे थे जो मॉन्स्टर्स तरह के दिख रहे थे, तो उन मॉन्स्टर्स को बेसिकली इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया है। और इसी तरह हम इनके बड़े मॉन्स्टर के पास शिफ्ट होते हैं गीना के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग अपनी उसी मीटिंग के अंदर मौजूद है जहाँ पे हाइड्रा की अब से पहले सारी मीटिंग्स होती रही हैं, जिसमें ये 6 बड़े मेंबर्स आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। तो गॉर्गन बताता है कि वो लोग रात के अंधेरे में आए थे कल। तो वहीं से क्रैकन ये भी बताता है कि हमारी रिपोर्ट्स ने ये बताया कि हम तकरीबन 50% अपने लोग जो हैं नेमेसिस शिपयार्ड के ऊपर से खो चुके हैं। तो वहीं से गॉर्गन बताता है कि उनका अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, उनको कुछ ज़्यादा ही पता था हमारी फैसिलिटी के बारे में। तो वहीं से स्ट्रकर बोलता है इसका मतलब अभी भी बात हवा में लटकी हुई है, ना हमारे पास ज़्यादा सबूत है और अभी भी तुम किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोच रहे हो। तो वहीं पर उनका जो खतरनाक मॉन्स्टर वाला साथी होता है वो कुछ अपनी अजीबोगरीब लैंग्वेज में बोलता है, लेकिन स्ट्रकर उसकी बात सुन के बोलता है कि हाँ वो भी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि गॉर्गन यहाँ पे अपनी तलवार निकालता है बाहर और कहता है कि इस कमरे के अंदर एक गद्दार मौजूद है। तो वहीं से मैडम हाइड्रा बोलती हैं कि तुम गलत भी हो सकते हो सकता है कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद वाइपर ही हो। उसने ये सारी की सारी चीजें प्लान करी हो ताकि वो ये दिखा सके कि उसको किडनैप करके ले जाया गया है। आखिरकार तुम उसके बारे में कितना ही जानते हो? तो स्ट्रकर बोलता है कि खैर जो भी हो, हमारी हॉरीज जो है इस बारे में बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं क्योंकि क्रैकन के पास एक प्लान है। तो क्रैकन बोलता है कि हाँ मैंने जो है एक सक्सेसफुली रिपर्पस्ड करा है अपने PSI एजेंट्स को, और वो सारे के सारे एजेंट जो है मैंने शील्ड, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, रेड वॉर्म से हासिल करे हैं और उनके पास एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की पावर है कि वो किसी का भी दिमाग जो है स्कैन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सारी के सारी स्कैन्स की शुरुआत करूंगा सबसे पहले अपने हायर हाइड्रा लेवल ऑपरेटिव्स के साथ, और उसकी शुरुआत मैं बिल्कुल ठीक अभी से करूंगा। हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो गद्दार कौन है और उसके बाद जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हम उससे हिसाब चुकता कर ही लेंगे। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा हॉटस्पॉट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओके, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज तुम लोगों ने पहली बार और शायद फ्यूचर के अंदर आखिरी बार तुम लोग इस तरह से एक साथ मिलने वाले हो।
इसके बाद हो सकता है कि तुम लोग आपस में इस तरह से कभी भी ना मिलो, तो एक दूसरे से ज्यादा अटैच मत हो जाना। तो आज हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स खेलने वाले हैं। तुम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन हैं उनको पूछते रहो और मैं उनको फिल करते रहूंगा अपने एनिमी या एनिमीज के बारे में। तो मिकेल, सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि अगेन मैं तुमसे यही पूछना चाहूंगा कि मैं ग्रे टीम को चला रहा हूँ जो कंसिस्ट करती है। तो निक फ्यूरी उसकी बात काटते बोलते कि नहीं, तुम यहाँ पर अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखो, हमारे साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रे टीम जो है वो अटैक एंड रिस्पॉन्स ग्रुप टीम है जिनको लेवाइथन की प्रॉब्लम से सुलझने के लिए बनाया गया है। और वहीं से वो बोलता है कि मैं अलेक्जेंडर पियर्स हूँ, मैं ब्लैक टीम को चलाता हूँ और हम लोग जो है रिकॉन टीम है। हम लोग जो है दूर रह के ज्यादा काम करना पसंद करते हैं और हमें पीछे लगा लिया हाइड्रा के। तो वहीं से वो बोलती है कि मैं डेजी जॉनसन हूँ और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हूँ। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलता है कि तुम डेजी मेरी पर्सनल हैमर हो। पियर्स, चलो मुझे हाइड्रा के बारे में सबसे पहले बताओ। तो वहीं से पियर्स बोलता है कि इस वक्त जो है हाइड्रा की ज्यादातर इंटेल हमारे पास पेरिफेरल स्टडी की तरह ये आई है। हमें ये पता चला है कि उनके पास तकरीबन 4 बेसिस हैं जिसमें करंटली वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से गैना, द क्राउन, टेरेंटुला और नेमेसिस के नाम से मशहूर है, जो कि चारों के चारों उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पैसिफिक थिएटर के अंदर हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई भी शॉकिंग बात नहीं है। हमें ये भी पता चला कि उन्होंने एक रिक्रूटमेंट सेंटर भी बनाया है जहाँ पे वो एजेंट्स को भर्ती कर रहे हैं, जो कि वैंकूवर के अंदर है और उसको जो है इस वक्त हमने सर्वेलेंस के अंदर रखा हुआ है। हम लोग इस वक्त जो है उनके हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं। हम उनको टैग कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रा के अंदर हायरार्की किस तरह से चल रही है। प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ और हमें इस वक्त काफी अच्छा डेटा उससे हासिल भी हो रहा है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था नेक, मैं दोबारा कहूंगा कि अब हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं मूव के लिए। लेकिन वैसे निक फ्यूरी बोलते कि नहीं, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। मिकेल, तुम बताओ। तो वहीं से बोलता है कि वेल, अभी तक हम लोग जो है सिर्फ रीमर्स और शेडोज का पीछा करते हुए जा रहे हैं और ऐसी डार्क प्लेसेस के ऊपर गए हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना है। वेल, अभी तक हम लोग जो है इस तरह के र्यूमर्स और शेडोज का ही पीछा कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डीप हो सकते हैं, ऐसी डार्क प्लेसेस जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना है। हेल यार, अभी तक हमने जितना भी अपना टाइम लगाया उसके बारे में हमें कोई ऐसी खास खबर नहीं मिल पाई है लेवाइथन्स के बारे में कि उनका बारे में कोई नामो निशान भी है कि नहीं। हम लोग घूम फिर के जो है एक डेड एंड पे आ जाते हैं। जो इतने टाइम से जो भी हमने लेवाइथन्स के बारे में जानने की कोशिश करी है वो सब जो था एक डेड एंड की तरफ जा रहा था और हमें लग रहा था कि लेवाइथन्स शायद एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन 1 महीने पहले तक। तो वहीं पे निक फ्यूरी बोलते कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 1 महीने पहले हमने एक ब्रेक थ्रू करा। हमने एक हार्ड डेटा को रिकवर करा जो कि अंडरकवर लेवाइथन एजेंट जो है ऑपरेट कर रहा था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में ही बैठ के। ये स्टोरी हम दरअसल जो है डार्क एंड वाली सीक्रेट वॉरियर्स के एपिसोड में देख चुके हैं। और निक फ्यूरी बताते हैं कि अब जो है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्लोज अटेंशन में इसके ऊपर पे करो। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है कि हाइड्रा जो है वो रेमिनेंट ऑफ इंपीरियल जापान और फैसेट जर्मनी के जरिए पैदा हुआ है। जब वहाँ पे नाजीज वगैरह का जोर चल रहा था तभी हाइड्रा एजेंसी जो है वो अपने उरूज के ऊपर आई थी। और जैसा कि तुम जानते हो कि उनकी आइडियोलॉजी जो है उस वक्त से अब तक काफी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन उनका जो मेथड है काम करने का वो अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। वो वैसे ही कंसिस्टेंट है अपने एरा के अंदर जैसे वो पहले हुआ करते थे। सुपरमेसी, एलिथिज्म और तुम इस तरह की सारी बकवास चीजें जानते हो जिसको हाइड्रा मानता है। तो लेकिन अगर हम बात करें लेवाइथन्स की तो उनका जो ओरिजिन है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है रशियन स्टेट के अंदर। ये तब की बात है जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोग्रेस करना शुरू हुई थी। तो लेवाइथन्स को जो है रशियन कोल्ड वॉर के कल्चर के अंदर ही बनाया गया है, उसी तरह उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। और ये इस बात को कभी मत भूलना कि जब वो लोग पावर के अंदर थे तो सोवियत यूनियन ने तकरीबन 1 लाख ऑफिसर्स और कोविड ऑपरेटिव्स को भर्ती किया था और ये जो था उस वक्त का पब्लिक फेस था रशियन स्पाईक्राफ्ट का। लेकिन लेवाइथन जो है वो उसी का दूसरा पहलू था जिसके बारे में लोग कम जानते थे लेकिन उसको इक्वली फंड किया जाता था। वो उनकी दरअसल एक तरह की शेडो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको उन्होंने नाम लेवाइथन दिया था। ठीक उतनी ही बड़ी लेकिन उससे 2 गुना ज्यादा खतरनाक। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि अचानक इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर से लेवाइथन के जितने भी एजेंट्स थे वो अचानक गायब हो गए। तो वहीं से डेजी पूछती है तो ऐसा क्या हुआ था कि वो सब के सब गायब हो गए, लेकिन निक फ्यूरी इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। और उसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं द लॉन्ग विंटर जो कि लेवाइथन का एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे वाइपर को पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं और वो कहती है मुझे जाने दो, तुम्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे डील कर रहे हो। तो वहीं से वाइपर बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे वाइपर को गिराने लग जाते हैं। लेकिन अगले पल उनका वहाँ पे लीडर आता और कहता है कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, क्या तुम्हारे पास वो चीज मौजूद है जिसकी मुझे तलाश है, क्या वो बॉक्स तुम्हारे पास है। तो वो कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वहीं से उसका लीडर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये और ज्यादा चिल्लाए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसी तरह उसके टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उससे पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो कहता है इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये इस बॉक्स के साथ जरूर मौजूद थी लेकिन अब वो बॉक्स इसके पास मौजूद नहीं है, वो बॉक्स इस वक्त जो है मैडम हाइड्रा के पास मौजूद है। तो वहीं से उनका लीडर बोलता है कि द ग्रेट मदर उसने हमें इस चीज से बहुत ज्यादा टाइम तक दूर रखा है, अब मेरा सब्र जो है वो बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, हमें थोड़ा जल्दी ही जगा दिया गया है और हमें एक टास्क दिया गया है, मेरे भाइयों को मेरे पास लेकर आओ ताकि हम इस ग्रेट स्टेट को जो है अचीव कर सकें। मैं बिल्कुल वही करूंगा जो करने के लिए मुझे बनाया गया है, समन द होर्ड, वेक द बीस्ट।
और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो किसी किस्म के बीस्ट या होर्ड को जो यहाँ पे जगा रहे हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा चैम्बर बना हुआ है जिसके ऊपर ओरायन नाम लिखा हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।